Assalamualaikum students, welcome to Alham Dynamic World बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल बेटे हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। आज हम उसके सेकंड लेक्चर के ऊपर बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा बेटे माइटोसिस के बारे में। जैसा कि सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि बेटा सेल साइकिल एक ऐसी डिवीजन को कहते हैं जिसमें बहुत सारे फेसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक इंटरफेस से जिसके 4 सब फेसेस हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे बेटा। आज हम इसके सेकंड फेज माइटोटिक फेज की बात कर रहे हैं जो कंप्लीट सेल साइकिल का जस्ट 30 मिनट ऑक्युपाई करता है बेटा। और उसी माइटोटिक डिवीजन का पहला जो पार्ट है उसका नाम है बेटे माइटोसिस। माइटोसिस के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें आपने याद रखनी है कि माइटोसिस एक ऐसी टाइप की सेल डिवीजन को कहते हैं जिसमें एक सेल डिवाइड करता है तो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल के अंदर होते हैं जो डिवाइड करता है उसकी डिवीजन के बाद उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके दोनों डॉटर सेल्स के अंदर चले जाते हैं। अगर किसी सेल में 46 क्रोमोसोम है और वो माइटोसिस करता है तो उनके दोनों डॉटर सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स ही जाएंगे बेटा, वो कम नहीं होंगे। तो माइटोसिस एक ऐसी टाइप की डिवीजन को कहते हैं विच फिक्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को फिक्स रखती है। तो ऐसी डिवीजन को बेटे हम माइटोसिस का नाम देते हैं। 2 बातें आपने याद रखनी है कि ये किन सेल्स में पाई जाती है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का क्या पैटर्न देखा जाता है बेटा। माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन होती है बेटा जो कि डिप्लॉइड सेल्स में भी देखी जाती है और हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी देखी जाती है। पहले तो आप इन दोनों सेल्स की टाइप में जरा डिफरेंस समझ लें कि डिप्लॉइड सेल्स क्या हैं और हम उन्हें हैप्लॉइड सेल से कैसे अलग कर सकते हैं। एक ऐसा इंडिविजुअल जिसमें डिप्लॉइड सेल्स पाए जाते हैं हम उसे डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं बेटा। और हमें कैसे पता चलता है कि वो एक डिप्लॉइड सेल है और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है? अगर हम उसके सेल्स के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स को देखें, उसके सेल्स में पाए जाने वाले न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल को देखें, अगर तो उस सेल का जेनेटिक मटेरियल पेयर्स की फॉर्म में होगा तो हम उसे डिप्लॉइड, हम उसे सेल कहेंगे। एक ऐसा सेल जिसमें बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के 2 सेट होंगे, 2 कॉपियां होंगी, हम उसे डिप्लॉइड सेल का नाम देंगे। दैट मीन्स के अगर एक सेल के अंदर ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है और इसी तरह से दूसरा है, तो क्रोमोसोम अगर इस तरह से पेयर की फॉर्म में मौजूद होंगे तो हम ऐसे सेल को डिप्लॉइड सेल कहेंगे बेटा। और ऐसे तमाम सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में मौजूद ना हो, हम उन तमाम सेल्स को हैप्लॉइड सेल्स का नाम देंगे। और हैप्लॉइड सेल्स के अंदर क्रोमोसोम इस तरह से मौजूद होंगे बेटा। अगर इन दोनों सेल्स में डिवीजन होनी है तो अगर ये अपने पहले इंटरफेस को गुजारेगा, अगर एस फेज को ये फॉलो करेंगे तो इनमें से हर क्रोमोसोम अपनी डुप्लीकेटेड सिस्टर क्रोमैटिड बनाएगा बेटा। मैं इनमें से एक क्रोमोसोम आपको अलग करके दिखा रहा हूं। ये एक क्रोमोसोम है बेटा, क्रोमोसोम का पेयर है बेटा, जिसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर कहते हैं। जैसे ही ये एस फेज को गुजारेगा बेटा तो इसमें से हर एक अपने पास एक सिस्टर क्रोमैटिड इस तरह की बनाएगा। तो एस फेज को गुजारने के बाद एक डिप्लॉइड सेल इस तरह का नजर आता है बेटा। हैप्लॉइड सेल की बात करूं तो हैप्लॉइड सेल का एक क्रोमोसोम अगर मैं आपको अलग करके दिखाऊं, अगर ये है वो, तो इसमें अगर ये एस फेज को गुजारता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का नजर आएगा। हर क्रोमोसोम के पास एक एक अपनी सिस्टर क्रोमैटिड मौजूद है और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड आपस में एक सेंट्रल पॉइंट के साथ लिंक है बेटा। ये वाला एरिया जिसे मैं रेडिश मार्क कर रहा हूं, दैट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, दैट इज द सेंट्रोमियर बच्चों। तो ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अटैच होती हैं बेटा।
तो ये सेंट्रोमियर है। ये डिप्लॉयड सेल में एस फेज गुजारने के बाद क्रोमोसोम इस तरह के नजर आएंगे, और ये हैप्लॉयड सेल में अगर एस फेज वो गुजारते हैं तो स्ट्रक्चर इस तरह के नजर आएंगे। मियोसिस एक ऐसी टाइप की डिवीजन है बेटा जो डिप्लॉयड सेल में भी होगी और हैप्लॉयड सेल के अंदर भी हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स ही रहेंगे बच्चों। आप एक साइड पर अगर डिप्लॉयड प्लांट और एक साइड पर डिप्लॉयड एनिमल, अगर इन दोनों की डिवीजन देखते हैं तो उनमें ज्यादातर फेसेस एक ही जैसे होते हैं सिवाय चंद एक चेंजेस के। वो जाके आएगा एट द एंड जब हम उसके साइटोप्लाज्म की डिवीजन की बात कर रहे होंगे, वो तब आएगा। लेकिन हम अपने आसानी के लिए और फायदे के लिए हम सबसे पहले एक सेल के अंदर जो एनिमल का होगा उसमें माइटोसिस के आने वाले फेसेस की बात करेंगे, और हम हैप्लॉयड सेल के अंदर डिवीजन देखेंगे बेटा। माइटोसिस किस तरह से होगी हम उसे अब ऑब्जर्व करेंगे, उसके मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों के सामने बताए जाएंगे। माइटोसिस दो इंपॉर्टेंट फेसेस से बनती है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट फेसेस ऑफ द माइटोसिस। उनमें से पहला है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा फेज होगा जी साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस ये दो वो मराहिल हैं बेटा जिसमें एक सेल दो में डिवाइड करता है। ये तो बेटा एक अंडरस्टूड बात है कि एक सेल, एक उसके पास सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर उसका साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है, उस साइटोप्लाज्मिक पार्ट के बाहर उसकी आउटर बाउंड्री प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। जैसे ही डिवीजन करनी है तो हमें सेल को सेंटर से कट करना पड़ेगा ताकि वो टू इक्वली हाफ्स में डिवाइड करे। लेकिन अगर सेल ऑटोमेटिकली खुद डिवाइड कर रहा है तो वो पहले अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करवाएगा और दो कॉपियां बनवाएगा, और फिर वो अपने साइटोप्लाज्म को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और इस तरह डिवाइड करेगा कि हर बनने वाले सेल में एक डॉटर न्यूक्लियस हो और साइटोप्लाज्म का थोड़ा सा पार्ट मौजूद हो। तो हम इन दोनों डिवीजन्स को, न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोकाइनेसिस का नाम देंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के डिवाइड करने वाला मरहला। एक ऐसा फेज जिसमें न्यूक्लियस ने बेटे डिवाइड करना है। हम देखना चाहते हैं कि एक सेल का न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करता है। हमें पता होना चाहिए कि वो सेल जो अभी अभी माइटोसिस में एंटर हुआ है वो पहले दिखता किस तरह से है, हमें वो पता होना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि उसका न्यूक्लियस किस तरह का है। हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट्स कौन कौन से हैं और वो क्या क्या चीजें रखता है। तो आपके सामने ये एक सेल बेटे बना के दिखाया गया। दिस इज अ सेल। इसे हम प्री माइटोटिक सेल कहते हैं, जो अभी माइटोसिस में अभी अभी एंटर हुआ है और G2 फेज को अभी अभी गुजार कर आया है। G2 फेज को गुजारा तो डेफिनेटली अब वो माइटोसिस में एंटर हुआ है, लेकिन वो दिखता किस तरह से है ये आप लोगों के सामने एक सेल की एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है। इस सेल के पास सबसे पहले सेंटर ऑफ द सेल न्यूक्लियस में दो ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कंप्लीट डिवीजन में बेटे शामिल होंगी। पहले तो है उसका जेनेटिक मटेरियल। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। ये सेल का जेनेटिक मटेरियल है बेटा। हमें नहीं पता ये किस फॉर्म के अंदर है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स आती हैं, पेयर्स की फॉर्म में है, क्रोमेटिन है, क्रोमोसोम है, व्हाटसोएवर। अभी सिंपली हमें ये पता है कि दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल। उसके बाद सेल के बाहर ये उसके सेल के कंपोनेंट में न्यूक्लियाई। ओके, तो ये न्यूक्लियाई है बेटा सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों। अब ये जो न्यूक्लियाई कंपोनेंट है, ये जो न्यूक्लियाई पार्ट है बेटा, इसका काम वैसे तो राइबोसोम बनाने में है, लेकिन अभी डिवीजन में ये सिर्फ अपने एक नॉन स्ट्रक्चर की मदद से जाना जाता है कि ये भी मौजूद है, बस। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ये है न्यूक्लियर की बाउंड्री जिसे न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्लीट डिवीजन को करवाने के लिए जो धागे, जो फाइबर्स, जो माइक्रोट्यूब्यूल जिनसे स्पिंडल फाइबर बनेंगे, जिस पार्ट ने उसे अरेंज करते हुए बनाना है, हम उन्हें कहते हैं सेंट्रियूल्स। और सेंट्रियूल्स के पेयर जिस जगह हैं हम उन्हें सेंट्रोसोम कहते हैं।
तो जैसे ही सेल G2 फेज को गुजार कर माइटोटिक फेज में आता है, 2 पेयर ऑफ सेंट्रियूल्स मौजूद होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ सेंट्रोसोम यहां पर पाए जाते हैं। सो दीज आर दी सेंट्रोसोम। ये 2 सेंट्रोसोम के पेयर हैं जिसके पास हर एक के पास 2 सेंट्रियूल्स मौजूद हैं बेटा। तो ये एक सेंट्रोसोम जिसके पास 2 सेंट्रियूल हैं और ये दूसरा सेंट्रोसोम जिसके पास दूसरे 2 सेंट्रियूल्स मौजूद हैं। तो अब ये सेल इस तरह का नजर आता है बेटा। डिवीजन शुरू करने से पहले, डिवीजन स्टार्ट करने से पहले इन सेंट्रोसोम की जिम्मेदारी है कि इन्होंने ऑपोजिट पोल्स पे माइग्रेट करना है, ऑपोजिट पोल्स पर जाना है। इनमें से एक जो सेंट्रोसोम होगा वो इस साइड पर, इस पोल पर मूव करेगा, तो दूसरे वाला इसकी ऑपोजिट साइड पर मूव करेगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द माइग्रेशन। सेल की डिवीजन शुरू करने से पहले प्रोफेज, जो कि सेल की डिवीजन का पहला मरहला है, कैरियोकाइनेसिस का पहला सब फेज है, उससे पहले बेटा जो क्रोमोसोमिक पार्ट हैं उनको डिवाइड करवाने के लिए जो सेल के धागे चाहिए वो बनते हैं जिन स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम से, उनका ऑपोजिट पोल्स पर माइग्रेट करना बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट फेज पार्ट इज द माइग्रेशन। अब जैसे ही माइग्रेट करते हुए यहां पर जो 2 सेंट्रोसोम थे, एक इस साइड पे और दूसरा ऑपोजिट पोल्स पर आ जाता है, तो यहां से कुछ फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। हम उन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स फाइबर्स कहते हैं बेटा। क्योंकि ये जो सेंट्रियूल्स होते हैं ना बेटा, ये एज सच खुद कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करते, बल्कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं, जो माइक्रोट्यूबुलिन प्रोटीन्स हैं जिनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने हैं, वो मौजूद होती हैं। सेंट्रोसोम्स उन्हें गैदर करते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद 3 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं बेटा। उन 3 सेट्स में से पहला जो सेट होता है उसे हम कहते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, जिसे एस्ट्रल फाइबर्स भी कहा जाता है। ये एस्टर्स फाइबर होते हैं। क्या काम करते हैं? एस्टर फाइबर्स करीब करीब रहते हैं, ज्यादा दूर इलोंगेट नहीं करते, ग्रो नहीं करते। क्या वजह है? कि वो इन सेंट्रोसोम्स को मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच रखते हैं, ताकि जब ये बड़े फाइबर्स बनाएं और किसी चीज को खींचें तो खुद ही आगे ना मूव करके चले जाएं, अपनी जगह पर स्टैटिक रहें। तो उसके लिए एक सेट बनाया जाता है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स का बेटा। ठीक हो गया? तो यहां पर एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल ये वाले भी सेंट्रोसोम्स बनाएंगे और वो वाले भी सेंट्रोसोमिक पार्ट बनाएंगे बेटा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया यहां पर। अब नेक्स्ट है कि 2 सेट ऑफ फाइबर्स और निकलते हैं जिन्हें स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। स्पिंडल फाइबर्स, 2 सेट स्पिंडल फाइबर्स के हो गए और एक सेट एस्ट्रल फाइबर का हो गया, तो 3 फाइबर्स हैं। अब ये जो 2 स्पिंडल फाइबर्स के सेट हैं, उनमें से उनकी 2 कंपोजिशंस में से 2 जो हैं, पहला पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स को उनके पोलर्स या किनारों से अटैच करेगा। दूसरा जो बंडल है या जो दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल का पार्ट है जिससे स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, वो होगा बेटा सेंट्रो या काइनीटो। सेंट्रो या काइनीटो कोर स्पिंडल फाइबर्स। तो 3 फाइबर, एस्ट्रल स्पिंडल फाइबर, पोलर स्पिंडल फाइबर और काइनीटोकोर स्पिंडल फाइबर, ये 3 पेयर हैं जो क्रोमोसोम्स को उनकी डिफरेंट जगहों पर अटैच करेंगे। मैं ये बात आपको यूं समझा सकता हूं कि ये है एक क्रोमोसोम जिसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। वो क्रोमोसोम्स जो इसके किनारों पे जुड़े होंगे ये होंगे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो क्रोमोसोम्स के सेंटर पार्ट पे अटैच होंगे इसे काइनीटोकोर फाइबर्स कहेंगे। अब ये काइनीटोकोर है क्या? एक्चुअली में ना बेटा, ये जो सेंट्रोमियर है ना क्रोमोसोम का दरमियान, यहां पर एक प्रोटीन का यूनिट मौजूद होता है इस तरह का। इस प्रोटीन यूनिट को हम काइनीटोकोर प्रोटीन कहते हैं। ये वो प्रोटीन है बच्चों जहां पर स्पिंडल फाइबर, स्पेशली जो काइनीटोकोर स्पिंडल फाइबर है, वो आकर बाइंड करते हैं। अब जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट होने लगते हैं तो अर्ली प्रोफेज ऑलमोस्ट एंड हो जाता है और अब पहला सही फेज शुरू होता है जिसका नाम है जी प्रोफेज।
ये सारे जो चेंजेस आपको बताए गए हैं ये प्रिपरेटरी फेज हैं प्रोफेज के बेटा। ये जो फाइबर्स बने हैं जिन्हें माइटोटिक ऑपरेटसेस कहते हैं, जिनकी फॉर्मेशन अभी हुई है, ये प्रिपरेटरी फेज का ही हिस्सा है बेटा। अब देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही प्रोफेज शुरू होता है तो सेल के न्यूक्लियस की क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। न्यूक्लियस के अंदर कुछ भी विजिबल नहीं होता, क्योंकि सेल के न्यूक्लियस ने, जिसने अभी अभी G2 फेज को क्रॉस करके यहां पर पहुंचा है, उसका जो जेनेटिक कंटेंट होता है वो इतने लूज थ्रेड लाइक मटेरियल की फॉर्म में होता है कि वो नजर ही नहीं आता। अगर आप स्पेशल स्ट्रेन्स इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर स्ट्रेन्स इस्तेमाल करते हैं जो हाई पावर पे देखे जा सकते हो, तो पता चलता है कि जो सेल का जेनेटिक मटेरियल जो कि लूज थ्रेड लाइक मटेरियल में है, हम उसे क्रोमैटिन कहेंगे, वो मौजूद होता है। ये यहां पर ये क्रोमैटिन है। जिस सेल ने इंटरफेस को गुजारा है उसमें अभी क्रोमैटिन है, क्योंकि ये नॉन डिवाइडिंग स्टेज पर अवेलेबल होते हैं। जैसे ही सेल प्रोफेज की तरफ आएगा, ये सारे के सारे जो फाइबर्स क्रोमैटिन है ये कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाएंगे, और प्रोफेज का पहला चेंज ये ही है। जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होगा, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाएगा जो कि थ्रेड लाइक मटेरियल होंगे। जैसे आप लोगों के पास अगर एक लंबा सा धागा हो, आप उसे दोनों साइडों से इस तरह घुमाएं तो आप देखेंगे कि पहले उसमें बल पड़ेंगे, मजीद करते जाओगे वो धागा अपने ऊपर ही लिपटना शुरू हो जाएगा, उसकी कर्लिंग अपने ऊपर ही होना शुरू हो जाएगी, और वो करते 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 एक छोटा सा एक मैस बन जाएगा, एक छोटा सा कर्ली क्लस्टर बन जाएगा, और आप कंसिडर करें कि वही क्रोमोसोम है जिसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर्स के दरमियान हो सकती है। अब ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर अब बारी है माइटोटिक ऑपरेटस के ऐड होने की। एस्टर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये अभी भी वहीं पर मौजूद हैं किनारों के ऊपर। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, पोलर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स को पोलर रीजन्स पे अटैच करेंगे, क्योंकि वो पोलर हैं तो उन्हें सिर्फ पोल्स पे अटैच करेगी। दूसरा, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमियर पार्ट पर, जहां पर एक आउटर काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद है, वहां पर अपने साथ जोड़ेंगे। तो जब उनकी बॉन्डिंग होगी, सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपको इस तरह से नजर आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या थी? प्रॉब्लम बेटे ये थी कि ये सारा मटेरियल तो क्रोमोसोम के अंदर है, ये सारा मटेरियल तो न्यूक्लियस के अंदर है, ये सारा मटेरियल तो अभी सेल के साइटोप्लाज्म के पार्ट तो है ही नहीं। सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर तो साइटोप्लाज्म में है, ये कंटेंट तो सेल के न्यूक्लियस में है, तो कुछ समझ नहीं आई बात। अगर स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोसोम तक पहुंचना है तो पहले न्यूक्लियर इनवेलप का गायब होना जरूरी होगा। जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर्स न्यूक्लियस की तरफ मूव करके आ रहे होंगे, उसी वक्त उनकी जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो टूटती चली जाएगी। न्यूक्लियर इनवेलप यहां पर डिसइंटीग्रेट होगी, न्यूक्लियर इनवेलप टूट जाएगी। न्यूक्लियर इनवेलप वो ब्रेक करेगी, वो टूट जाएगी, ये वो डिसअपीयर हो जाएगी, और उसके साथ न्यूक्लियोलाई भी गायब हो जाएगा। बेटा आप यहां पर देख रहे हैं कि इस जगह पर तो मैंने आपको न्यूक्लियर इनवेलप दिखाई है, लेकिन यहां पर मैंने कोई इनवेलप नहीं दिखाई, क्योंकि न्यूक्लियर इनवेलप गायब हो गई है। और जो भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक पार्ट्स थे, न्यूक्लियर कंटेंट्स थे, वो सारे के सारे अब साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए हैं। इससे साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाता है, क्रोमोसोमिक पार्ट साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं, और स्पिंडल फाइबर फिर बड़ी आसानी के साथ क्रोमोसोम्स को उनके साथ बाइंड कर लेते हैं। बेटा एट द एंड ऑफ प्रोफेज आपको क्या नजर आएगा कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल जो फाइबर्स हैं, उन स्पिंडल फाइबर्स के साथ जो अटैचमेंट है क्रोमोसोम्स की वो हो चुकी है। क्रोमोसोम्स उनको पूरी तरह से अपने साथ अटैच करवा चुके हैं। अब धागे इसी पैटर्न पर आप लोगों को नजर आएंगे। जैसे ही ये काम होगा प्रोफेज कंप्लीट हो जाएगा। प्रोफेज के बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है, उसका नाम है जी मेटाफेज। इसे रीअरेंजमेंटल फेज भी कहते हैं। बेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसमें जितने भी सेल में क्रोमोसोम्स होंगे, जितने भी होंगे,
वो सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होंगे अपने आप को अलाइन करेंगे। यहां पर क्रोमोसोम्स अनसीक्वेंशियल वे में मौजूद है कि कोई किधर पड़ा है तो कोई कहीं पे पड़ा है। माइटोसिस के अंदर सारे के सारे स्पिंडल फाइबर्स, चाहे वो माइक्रोट्यूब्यूलर है, एस्ट्रोल्स हैं, पोलर हैं, काइनेटोकोर है, व्हाटसोएवर, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, वो ऐसे एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि सारे के सारे क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द सेंटर बेटा, ऑन द इक्वेटर। तो इक्वेटर पर सारे क्रोमोसोम्स का अरेंज हो जाना बेटा, इसी को मेटाफेज कहते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि एक सेल सेंटर में अपने क्रोमोसोम रख रहा है? अगर आप एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें और वो मेटाफेज स्टेट पे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर सारे के सारे जो क्रोमोसोम है वो एक चम्मच की तरह अरेंज है, स्पून्स की तरह अरेंज है बेटा। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको मेटाफेज प्लेट कहते हैं बेटा। ये जो आपको सेंटर में मैंने मार्केशंस करके दिखाया है, ये एक इमेजिनरी मेटाफेज प्लेट है बेटा। इसे सेल प्लेट भी कहा जाता है और यही वो कंपोनेंट है जहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल मेटाफेज स्टेट के ऊपर है। तो ऐसा फेज जिसमें क्रोमोसोम अपने आप को सेंटर में अलाइन करते हैं, इसी को मेटाफेज के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा बेटे टॉपिक यहीं तक था। मैंने आप लोगों को माइटोसिस के स्टार्ट से शुरू करवाया, कैरियोकाइनेसिस की बात की, सेल स्टार्ट में डिवीजन कैसे शुरू करता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, कितनी टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, प्रोफेज और मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस आए हैं आप लोगों को बता दिया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एनाफेज, टीलोफेज और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की बात करेंगे बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।